हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल की जो बुक है उसका तीसरा सेमेस्टर है। उसमें स्वामी विवेकानंद का जो कि भारतीय राजनीति के चिंतक दे रखे हैं, उनमें हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। तो इस क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ कि स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार, मतलब कि उनकी राजनीति के बारे में क्या सोचते, अपने देश की राजनीति के बारे में वो क्या सोचते थे। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से देखेंगे। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार लिखो, तो एक लिखने का पैटर्न होता है। सबसे पहले जिस इंसान के बारे में आपसे पूछा गया, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, उसके जन्म के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, उसके माता पिता के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दो, इंट्रोडक्शन हो जाएगा ऊपर। उसके बाद उसके जो थॉट्स आपको पूछ रखें कि राजनीतिक है या सामाजिक है, इनके बारे में आप बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन लिखने का एक पैटर्न होता है ताकि एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसको वो अट्रैक्ट करे कि हाँ, बच्चे ने बहुत सिस्टम से बहुत अच्छे ढंग से लिख रखा है, ताकि आपको नंबर मार्क्स ज़्यादा मिले। ओके, तो लिखने की तरफ पूरा ध्यान रखिए। बेशक याद थोड़ा हो, लेकिन अगर आप उसको जितना याद हो आप उसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी 1863 ईस्वी को हुआ। 12 जनवरी 1947 को हमारा भारत आज़ाद होता है। तो याद रखिएगा 1863 की आज़ादी से पहले के ही ये चिंतक हैं और 1863 की बात हो रही है। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 3-4 क्वेश्चन निकल गए। जन्म 12 जनवरी 1863 को, कहाँ? कलकत्ता में। पिताजी का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। क्या थे? वकील थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और इनका वास्तविक नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विवेकानंद नाम इन्होंने बाद में रखा है, लेकिन इनके जन्म के बाद जो इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था वो इनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर के जो क्वेश्चन होता है उनमें पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम बताओ। आपको याद रखना है नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है कि इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद 1893 ईस्वी में, 63 में जन्म हो रहा है, 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में जो एक जगह है वहाँ आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए मुंबई से प्रस्थान कर रहे थे। तब इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि संन्यास ग्रहण के मतलब कि इन्होंने छोटी ही उम्र में जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर का त्याग कर सन्यासी बन गए थे। इन्होंने आपने इनकी फ़ोटो भी देखी होगी। एक ड्रेस सी है इनकी ऑरेंज कलर की, वो पहने रखते हैं, मतलब कि सन्यासियों वाला इन्होंने वस्त्र धारण कर लिया और इनके विचार जो है इस टाइप से हो गए। इन्होंने घर बार सब कुछ त्याग दिया। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद जब 1893 ईस्वी की बात है, शिकागो क्या है? अमेरिका का एक शहर है। तो वहाँ पर एक धर्म संसद मतलब कि धर्म सम्मेलन हो रहा था, जहाँ पर जो है सारे विश्व के अलग अलग देशों से विचारक आ रहे थे जो अपने अपने देश के धर्म के बारे में बात करने वाले थे। मान लीजिए कि एक धर्म सभा हो रही थी जिसमें कि विश्व के अनेक देशों के लोग अपने देश की संस्कृति और अपने देश के धर्म के बारे में वहाँ पर भाषण देने आ रहे थे। तो भारत की तरफ से कौन गया था? विवेकानंद जी गए थे। कहाँ पर यह सम्मेलन हो रहा था? शिकागो में। शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका का एक शहर है। और यह सम्मेलन या धर्म सभा कब हो रही थी? तो ये 1893 ईस्वी को हो रही थी। तो जब इन्होंने मुंबई से प्रस्थान किया, मतलब कि ये अमेरिका जाने के लिए जब मुंबई से निकल रहे थे, तो उस समय इन्होंने जो है अपना नाम विवेकानंद रख लिया। याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनके गुरु की अगस्त 1886 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मतलब कि सन्यासी बनने के बाद विवेकानंद जी को
रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं और ये इनके विचारों से इतने प्रभावित होते हैं कि इनको अपना गुरु मान लेते हैं और इनके सबसे प्रिय शिष्य बन जाते हैं अपने गुरु के। लेकिन जब 1886 ईस्वी में इनके गुरु की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने गुरु के नाम पर 1897 ईस्वी में कोलकाता के पास वेल्लूर नामक एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन या फिर कहीं कहीं मठ भी लिखा होता है, रामकृष्ण मिशन या फिर मठ की स्थापना की अपने गुरु की याद में। और इस मठ में क्या होता था, इसमें समाज सेवा कि इसमें जो है लोगों को प्रेरित किया जाता था समाज सेवा करने के लिए, किन किन तरीक़ों से आप समाज में भलाई उत्पन्न कर सकते हो, समाज की भलाई कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद एक तेजस्वी व्यक्ति थे, मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, इनके विचार काफ़ी उच्च थे, इसलिए जो है एक तेजस्वी व्यक्ति थे। इन्होंने भारत की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में हो गई, मतलब कि छोटी ही उम्र में ये चल बसे। जन्म कब हो रहा था, 1863 में, और मृत्यु कब हो रही है, 1902 में। अगर आपको ध्यान हो तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है हमारे आज़ादी के आंदोलन में। तो उससे 3 साल पहले जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 39 वर्ष की उम्र में। पूछा भी जाता है कि विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई, 4 जुलाई 1902 को। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जब विवेकानंद जी की मृत्यु हुई तो उनकी उम्र कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 39, उनकी उम्र 39 वर्ष की थी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि विवेकानंद जी के राजनीतिक विचार क्या थे। हमारा टॉपिक भी यही था कि विवेकानंद जी के राजनीतिक विचारों पर हमें आज चर्चा करनी है। लेकिन जिस इंसान के बारे में हम जिनके थॉट्स को हम पढ़ रहे हैं उनसे पहले हमें उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या करते थे, कैसे इन्होंने जो अपने विचार प्रकट करने की कोशिश की, मतलब कि इन्होंने सन्यासी बने, इनका ये रियल नेम था, इनके गुरु कौन थे, इनकी सोच कैसी थी, इनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसलिए जो है किसी भी चिंतक का जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना आता है तो उससे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा उसके जीवन परिचय के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। अब है कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के सन्यासी थे, सन्यासी विचारक थे, दार्शनिक थे और प्रचारक थे। मतलब कि अपने विचारों का प्रचार करते थे। दार्शनिक मतलब कि अपने विचारों को रखते थे जनता के सामने। इन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया, मतलब कि डायरेक्ट रूप से राजनीति में भाग नहीं लिया। राजनीति में भाग किन किन नेताओं ने लिया, जैसे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने तो डायरेक्ट राजनीति में भाग लिया, लेकिन इन्होंने इस तरह की राजनीति में भाग नहीं लिया था, मतलब कि सिर्फ जनता को प्रेरित करते थे। इन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया, ना इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की, ना ही इन्होंने जो सभाएं होती थी देश के आंदोलनों में भाग लिया। इन्होंने इस टाइप से आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसलिए लिखा गया कि इन्होंने राजनीति में स्पष्ट रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। लेकिन इन्होंने जनता में राष्ट्रीय गौरव के प्रति चेतना जागृत की और पश्चिम में भारतीय संस्कृति के महत्व को बढ़ाया। पश्चिम का अर्थ है कि पश्चिम के देशों में, अंग्रेज़ पश्चिम से ही आए थे। इंग्लैंड जो है वो भारत के पश्चिम में ही पड़ता है, इसलिए बोला कि जो पश्चिम के देशों में जहाँ जहाँ ये सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जाते थे, अमेरिका गए तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों की चर्चा की थी, भारत के धर्म के बारे में लोगों को बताया था। इसलिए जो है पश्चिम के देशों में इन्होंने अपनी संस्कृति के महत्व को बढ़ावा दिया, लोगों को अपने भारत देश की संस्कृति के बारे में जानकारी दी। विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा का पश्चिम के देशों में गुणगान किया। तो अब हम देखते हैं कि इनके राजनीतिक विचार क्या थे। तो पॉइंट्स के थ्रू पढ़ने वाले हम। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कि राष्ट्रवाद संबंधी विचार की। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप पॉइंट को समझने की कोशिश करो। अगर आपको पॉइंट की हेडिंग का अर्थ पता है तो आप उसके आगे, अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहता तो आप बनाकर भी लिख सकते हो एग्जाम में। राष्ट्रवाद मतलब कि अपने देश के बारे में उनके क्या विचार थे। राष्ट्र का अर्थ देश होता है और वाद मतलब कि देश के प्रति या फिर देश के बारे में उनके क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद जी धर्म को राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व या फिर भाग मानते थे। मतलब कि इनका ज़्यादा फोकस किस पर था, धर्म पर था। और किस धर्म पर, जो हमारे पुराने ज़माने में चला हुआ था, जैसे वैदिक धर्म थे, इनमें वेदों में था और इन सभी चीज़ों में इनका ज़्यादा विश्वास था।
आगे कि भारत में अंग्रेजी शासन था, ये तो सभी को पता है कि 18 कब भारत अंग्रेज में आए थे और 1947 को भारत से गए हैं। तो तब तक भारत में अंग्रेजों का ही शासन था और अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों की तरह भारतीय संस्कृति व धर्म को सरेआम नष्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वह अन्य तरीके अपनाकर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और धर्म को समाप्त करना चाहते थे। मध्यकालीन भारत जो है उसमें हम देखते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण होते हैं, तो वो यहाँ पर मंदिरों की तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये था कि इन्होंने मुसलमानों की तरह डायरेक्ट तो अत्याचार नहीं किया जनता पर, उनको उनके धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो भारत की संस्कृति और धर्म को नष्ट करना चाहते थे। वो भारतीयों को अपने रंग में रंगना चाहते थे ताकि पश्चिम के देशों की तरह जो है भारतीय भी अपनी संस्कृति और धर्म को छोड़कर पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपना लें, समाप्त करना चाहते। यद्यपि स्वामी विवेकानंद जी सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में शामिल नहीं थे। मैंने आपको सक्रिय या फिर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में काम नहीं करते थे, क्योंकि इन्होंने ना तो आंदोलन चलाया था, ना इन्होंने सरकार का विरोध किया, ना ही इन्होंने सरकार के साथ जो भी मीटिंग होती थी उनमें भाग लिया। मतलब कि डायरेक्ट रूप से नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये जनता को प्रोत्साहित कर रहे थे आज़ादी पाने के लिए। लेकिन उन्होंने जनता को भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रति जागृत किया। इनका मानना था विवेकानंद जी का कि अगर भारतीयों को अपनी संस्कृति और अपने धर्म का महत्व पता चल जाएगा तो ये अंग्रेज़ों का खुद ब खुद विरोध करने लगेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज़ इनके धर्म और संस्कृति को इनको छोड़ने के लिए कहेंगे या फिर उन पर प्रहार करेंगे तो जनता बगावत करेगी, विरोध करेगी और अंग्रेज़ों को जो है देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इस तरीके से जो है जनता को मनाने की कोशिश की कि अपने धर्म को पहचानो, अपनी संस्कृति को बरकरार रखो, ताकि अंग्रेज जो है आपकी संस्कृति को छीन ना सके, आपके धर्म के साथ खिलवाड़ ना कर सके। हमारा जो हिंदू धर्म है हमें उसी में विश्वास करना चाहिए, हमें अपने ही देश के रीति रिवाज, अपने ही देश के पहनावे पर ज़्यादा बल देना चाहिए। और भारत के अतीत को जनता के सामने रखा और उनसे अपनी संस्कृति पर चलने के लिए प्रेरित कहा और कहा कि पश्चिमी देशों के रहन सहन व संस्कृति को ना अपनाएं। डायरेक्ट बात तो यही है, मेन मकसद यही है कि भारतीयों को इन्होंने जागृत किया था कि अपने धर्म व संस्कृति पर अडिग रहो, इन संस्कृति को ना छोड़ो। अगर इस संस्कृति को आप नहीं छोड़ोगे तो हम जो है स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं और अंग्रेज़ों को हम आसानी से भारत से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि भारतीय जनता अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का मतलब कि धर्म का पालन करते हुए संस्कृति व रीति रिवाजों को बनाए रखें, कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारे त्यौहार हैं उनको बनाए रखें, जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन सब के बारे में, उन सब का ध्यान रखें। मतलब कि अंग्रेज़ों के त्योहारों को वो ना अपनाए, हमारे देश का जो पहनावा है, हमारे देश की जो संस्कृति, हमारे देश की जो भाषा है हिंदी, उसी का प्रयोग करें, अंग्रेज़ों के रंग में ना रंगी। इन सभी विचारों से विवेकानंद जी अपने देश के प्रति प्रेम और अपने धर्म व संस्कृति के प्रति प्यार जगाना चाहते थे, ताकि जनता अंग्रेज़ों के तौर तरीकों को ना अपनाए। तो ये इनके राष्ट्र के बारे में विचार थे कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए हमारा। मेन इस टॉपिक का जो निचोड़ निकल कर आ रहा है इनके राष्ट्र निर्माण में यही आता है कि इन्होंने डायरेक्ट राजनीति में भाग नहीं लिया, लेकिन इन्होंने जो है इनडायरेक्ट तरीके से जनता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, अपने देश की संस्कृति के बारे में, अपने देश के प्रति प्रेम के बारे में, कि अगर जनता अपनी संस्कृति का अपनाए रखेगी, अपने धर्म का पालन करेगी तो अंग्रेज़ जो है कितनी भी कोशिश कर ले वो भारतीयों पर राज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो स्वतंत्रता, समानता, इन सभी के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। अगर जनता को इन चीज़ों के प्रति अगर कुछ भी विरोध लगता है तो वो अंग्रेज़ी सरकार का विरोध करे, क्योंकि अगर अंग्रेज़ उनके धर्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो जनता जो है बगावत कर देगी और अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार अच्छी तरह से और देख लीजिए। किसी भी चीज़ के बारे में लिखे तो पहले उस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। लिखने का एक तरीका होता है, आसान भाषा में, आसान लाइन में जो आपको लिखने की कोशिश करें। राष्ट्रवाद मतलब विवेकानंद जी के अपने देश के बारे में क्या विचार थे। वैसे वो थे तो सन्यासी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले,
लेकिन उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया। लेकिन फिर भी जो है एक इंसान की मेंटलिटी होती है, उसकी सोच होती है कि हाँ मेरे देश में ये होना चाहिए, तो इसलिए जो है इन्होंने अपने देश की संस्कृति के बारे में बताया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्वतंत्रता संबंधी विचार, कि स्वतंत्रता के बारे में विवेकानंद जी के क्या विचार थे, उनका क्या मानना था। स्वामी विवेकानंद जी स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मार्ग मानते थे। अगर मानव को अपना विकास करना है तो उससे सबसे पहले स्वतंत्रता को अपनाना होगा। उनका मानना था कि जहाँ जीवन है वहाँ स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि एक व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जीवन में स्वतंत्रता का काफ़ी बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो ये कथन होते हैं ना, कोटेशन बोलते हैं इनको, ये आपको एग्ज़ाम में लिखनी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये टीचर को जो है अट्रैक्ट करती है। हाँ, बच्चे को ज्ञान है, बच्चे को पता है कि इस पॉइंट में क्या लिखना है। तो ये जो कोटेशन या फिर जो ये हम हेडिंग लिखते हैं ना, जो ये इनसे जो है क्वेश्चन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। पॉइंट जो है, ये मान लीजिए कि आप अगर ये लाइन हम लिख देते हैं तो इनसे एक पॉइंट जो है पूरा निचोड़ निकल जाता है, वो पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आपको जहाँ कहीं भी ये देखें, इनको स्किप ना करें, इनको लिखने की कोशिश करें, इनको याद करने की कोशिश करें। 1-2 बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और हमेशा जो है आप ये हेडिंग लिखते हैं, ये ब्लैक पेन से लिखें, और जो ये मतलब कि पॉइंट के अंदर का जो ये मटेरियल है वो आप नीले रंग के पेन से लिखें। और जो ये कोटेशन आते हैं इनको भी आप ब्लैक पेन से ही लिखें ताकि वो हाईलाइट हो। रेड पेन यूज़ नहीं कर सकते, ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ कीजिए हमेशा। और जो ये कोटेशन या हेडलाइन, ये है हेडिंग है इम्पोर्टेंट, जो ये लाइन होती हैं इनको हमेशा ब्लैक पेन से लिखें ताकि वो ज़्यादा दिखे, टीचर की नज़रों में ज़्यादा आए। लिखने के तरीके के बारे में आपको बता रही हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आप अच्छा लगता है और नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो कथन जो है, हमें ऐसे सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। अवरुद्ध मतलब रोकते हैं। कि जो भी समाज में बंधन है, मतलब कि जो ये चले आ रहे हैं रीति रिवाज, इनको जो है हमें ख़त्म कर देना चाहिए। उनका विचार था कि मनुष्य को ऐसी संस्थाओं को अपनाना चाहिए या फिर अपनाने में योगदान देना चाहिए जो स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं। कि जो संस्थाएं या फिर जो मठ या फिर जो कोई पार्टी है जो स्वतंत्रता के लिए काम कर रही है, मनुष्य को उस संस्था को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, उसमें अपना योगदान देना चाहिए ताकि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। विवेकानंद जी का मानना था कि एक मनुष्य को उसकी वाणी और कर्म की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वाणी मतलब बोलने की, कर्म मतलब काम करने की। कि एक मनुष्य को काम करने की और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर बोलने की आज़ादी होगी तो वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट कर पाएगा, और कर्म करने की स्वतंत्रता होगी तो वो मेहनत करके जो है प्रत्येक काम को कर लेगा। इनका विचार था कि जिस क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं होगी उस राष्ट्र का पतन अवश्य होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में जो है कोई भी राष्ट्र या फिर कोई भी देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। सभी को, देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं लगा जा सकती। उसको प्रत्येक काम करने का हक है, उसको पूरी तरह बोलने का हक है, उसको समाज में आगे बढ़ने का भी पूरा हक है। विवेकानंद जी ने स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार माना है, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार माना है। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य को ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के विषय में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। कि जो अगर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे तो उससे भी उसकी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कितनी भी ज्ञान की प्राप्ति करे। शिक्षा, अगर किसी का पढ़ने का मन है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके अपना विकास कर सके। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। स्वतंत्रता संबंधी विचार, मतलब कि इनका पॉइंट का निचोड़ यही है कि वो स्वतंत्रता के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। तो स्वतंत्रता के बारे में इनके अच्छे ही विचार हैं। इन्होंने स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊपर रखा है कि मनुष्य के विकास के लिए स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो महत्वपूर्ण कथन जो मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कोमा में जो लिखा हुआ है उसको आप ज़रूर याद करें और अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें। थर्ड हमारा पॉइंट है प्रतिरोध संबंधी विचार। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करना। विरोध करना, प्रतिरोध का अर्थ यही होता है कि किसी भी चीज़ का विरोध करना। विवेकानंद जी प्रतिरोध के सिद्धांत में विश्वास करते थे, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ आपको गलत लग रही है तो उसका आप विरोध करो।
उन्होंने भारतीयों को शक्ति निर्भीकता का संदेश दिया। शक्ति मतलब कि आप में हर काम करने की शक्ति, निर्भीकता मतलब निडरता की, बिना डरे आप कोई भी काम कर सकते हो। शक्ति के बल पर बिना डरे आप किसी भी काम को करने में सक्षम हो। उनके दिलों में यह भावना भरने की कोशिश की कि शक्ति तथा निर्भीकता के अभाव में व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आदमी निर्भीक नहीं है, आदमी डर गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। डर के मारे वो ना तो अंग्रेज़ों का विरोध कर पाएगा, ना अपने देश के बारे में विचार प्रकट कर पाएगा, ना ही अपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दे पाएगा। शक्ति हर मनुष्य के पास पावर होती है, बस उसे यूज करना आना चाहिए। इनके कहने का अर्थ यही था कि मनुष्य को निडर होना चाहिए और अपनी आत्मबल या फिर अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है और उसका प्रयोग करने की ज़रूरत है, और ना ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है। प्रतिरोध के सिद्धांत के द्वारा विवेकानंद जी अप्रत्यक्ष रूप से देशवासियों को यह संदेश देना चाहते थे कि भारतीय जनता शक्ति, निर्भीकता और आत्मविश्वास के बल पर ही विदेशी शासन का सामना कर सकते हैं और इससे छुटकारा पाकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कि अगर आप में आत्मविश्वास होगा, अंग्रेज़ों का विरोध करोगे, आत्मविश्वास के साथ करोगे, शक्ति के बल पर ही आप विरोध कर सकते हो। अगर आप डर गए तो आप अंग्रेजी सरकार के या फिर अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों का कभी विरोध नहीं कर सकते। निर्भीक होना चाहिए आपको, निडर होना चाहिए आपको, डरना नहीं है क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। अंग्रेज ही है जो वो भारत पर शासन कर रहे हैं और हमारे देश को गुलाम बना रखा है। इसलिए जो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता इकट्ठी होकर किसी भी चीज़ के लिए कदम उठा सकती है। विवेकानंद जी ने तत्कालीन ब्रिटिश शासकों की निरंकुशता को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता का समर्थन नहीं किया और वे राजनीतिक विवादों से दूर रहे। ये बात हम ऊपर भी पढ़े हैं कि उन्होंने राजनीति में डायरेक्ट रूप से कभी भाग नहीं लिया, वो राजनीतिक विवादों से दूर रहे। मतलब कि राजनीति में जो भी विवाद होते थे, जो भी मीटिंग होती थी, जो भी हमारे जो भारतीय नेता थे जो अंग्रेजी सरकार के सामने मांगे रखते थे और सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती थी, उनके विरोध में जो आंदोलन चले, इन सब से जो है इन्होंने दूरी बनाए रखी। लेकिन उन्होंने जनता को जो है प्रोत्साहित किया, जनता को एक मार्ग दिखाया कि आप इन मार्गों को, इन चीज़ों को अपनाकर अपने देश के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपने देश के लिए आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। प्रतिरोध संबंधी मतलब कि इनका टोटली ही निष्कर्ष है इस पॉइंट का कि आपको किसी भी गलत चीज़ का विरोध करना आना चाहिए। और विरोध करते हो तो विरोध के लिए आपको शक्ति की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको आत्मविश्वास की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको निडर होने की भी ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर डर गए तो आप किसी भी चीज़ का प्रतिरोध या फिर विरोध कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए निडर होकर कोई भी काम को करें। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श राज्य का विचार, मतलब कि एक अच्छे राज्य का विचार। इनकी सोच थी ये, इनका मानना था कि एक आदर्श राज्य जो है हमारा भारत एक आदर्श राज्य बने, अच्छा राज्य बने। विवेकानंद जी का विचार था कि भारत एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो, और एक आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब उस समाज में समानता हो, मतलब कि समाज में समानता हो, असमानता ना हो, जाति पाति के आधार पर भेदभाव ना हो और कोई भी वर्ग छोटा या बड़ा ना हो। उनका मानना था कि जब लोगों में अपने से नीची जाति के व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं रहेगी तो सभी लोग मिलजुल कर एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। विवेकानंद जी को मनुष्य के बीच भेद बुरा लगता था। उनका मानना था कि सभी जो है मनुष्य की संतान हैं और सभी मनुष्य जो है एक जैसे हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को बिल्कुल नहीं माना है। उनका मानना था कि समाज में अगर समानता है तभी हम जो है एक अच्छे राज्य की, एक अच्छे देश की स्थापना कर सकते हैं। ये नहीं कि गरीब जो है गरीब ही रह होता चला जाए और जो अमीर है वो और ही ज़्यादा अमीर होता चला जाए, और अमीर जो वो गरीब की इज्जत ना करे, उनकी बातों को ना सुने। जब तक ये चीज़ें बढ़ती रहेगी देश में, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है समाज में समानता लानी ज़रूरी है। अगर समानता हो गई, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, तो एक आदर्श राज्य की स्थापना आसानी से हो सकती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें इतना समझाने वाला कुछ भी नहीं है। आदर्श राज्य का मतलब है एक अच्छे राज्य का विचार, और अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए जो हमें गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, असमानता को छोड़ना पड़ेगा, भेदभाव को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयवाद। सबसे पहले पॉइंट को समझे, अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो होता है एक देश के बारे में, अंतर्राष्ट्रीयवाद होता है सभी देशों के बारे में।
अंतर मतलब सभी देश, अंतर्राष्ट्रीयवाद सभी देश जिसके अंडर आते हों, संसार के सभी देश। विवेकानंद जी अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, मतलब कि वो सभी देशों में विश्वास करते थे, सभी देशों की संस्कृति को जानना चाहते थे, सभी देशों के धर्म को जानना चाहते थे कि इस देश, यह देश जो वो किस धर्म का पालन करता है, यहाँ पर कौन सी संस्कृति अपनाई जाती है, यहाँ के क्या क्या रीति रिवाज हैं। अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और विश्व बंधुत्व मतलब कि विश्व में समानता के समर्थक थे। उनका मानना था कि विश्व के सभी देश जो है वो समान हैं, किसी भी देश में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो वो अंग्रेज़ों को इनडायरेक्ट तरीके से बोलते थे कि अंग्रेज़ हम पर राज कर रहे हैं, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। समानता कहाँ है? अंग्रेज़ जो इंग्लैंड से आए हैं, इंग्लैंड और भारत एक ही समान तो हैं, तो इस पर जो है अत्याचार करने या फिर राज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, तो वहां आए हुए सभी प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा कर रहे थे। कि जो अमेरिका में सम्मेलन हो रहा था, धर्म सभा हो रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि अलग अलग देशों से जो है प्रतिनिधि आए थे भाषण देने के लिए। तो जो प्रतिनिधि भाषण दे रहे थे सभी अपने अपने देश के धर्म की तारीफ़ कर रहे थे, अपनी संस्कृति की तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे देश का धर्म ये, हमारे देश का ईश्वर ये। लेकिन वहाँ पर विवेकानंद जी ने सबके एक ईश्वर की बात कही कि जब विवेकानंद जी की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले तो भाषण ही अपने भाइयों और बहनों से शुरू किया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि विवेकानंद जी ने सबको अट्रैक्ट किया था भाइयों और बहनों से, और कहा था कि किसी भी देश का अलग अलग ईश्वर नहीं है, किसी भी देश का अलग अलग भगवान नहीं है, हमारे पूरे संसार का जो है एक ही ईश्वर है जो कि इस पूरे विश्व को चला रहा, इस संसार का एक ईश्वर है। उनका मानना यही था। और हम सब जो है ईश्वर के सेवक हैं जो कि यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर कर्म कर रहे हैं अपने। विवेकानंद जी को भारत से काफ़ी प्रेम था, हिंदू समाज, धर्म और संस्कृति के प्रति काफ़ी लगाव था, क्योंकि वहीं पर इन्होंने जन्म लिया था, ये इनका देश था। लेकिन स्वामी जी किसी अन्य देश की संस्कृति व धर्म से भी घृणा नहीं करते थे, उनके मन में विश्व के सभी देशों के प्रति सम्मान था। तो ये हमने अंतर्राष्ट्रीयवाद पॉइंट का ही अर्थ ये है कि भेदभाव ना करना, सभी देशों के बारे में सम्मान विचार रखना। तो विवेकानंद जी सभी देशों के बारे में अच्छे विचार रखते थे, सभी देशों के धर्म की जो है उनके आदर करते थे, उनकी संस्कृति का आदर करते थे, और किसी भी अन्य देश के धर्म या फिर संस्कृति की निंदा नहीं करते थे। और इनका यही मानना था कि विश्व के जो सभी देश हैं उनका एक ही ईश्वर है और एक यही ईश्वर जो है इस संसार या इस जगत को चला रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है समाजवाद संबंधी इनके विचार क्या थे। समाजवाद मतलब समाज जहाँ पर हम रहते हैं, हम आज एक समाज में ही रहते हैं, एक सोसाइटी में ही रहते हैं। तो हमारे समाज में जो है सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। तो इनके समाज के बारे में इनका क्या सोचना था कि विवेकानंद जी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था मैं एक समाजवादी हूँ। मतलब कि हम सभी समाजवादी हैं, लेकिन इनकी एक पुस्तक का जो मेन हेडिंग थी वो यही थी, मैं एक समाजवादी हूँ। विवेकानंद जी यूरोप में विकसित हो रहे पूंजीवाद से अत्यधिक निराश हुए। पूंजीवाद क्या होता है? जिसमें कि जो अमीर व्यक्ति है वो और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और जो गरीब है उनका शोषण होते होते वो और गरीब होते चले जाते हैं। मतलब ये कह लीजिए टोटल की जो पूंजी होती है या फिर जो पैसा होता है वो सिर्फ एक वर्ग के पास सिमट कर रह जाता है जो कि अमीर होते हैं। गरीबों में वो पैसा कभी नहीं आ पाता, उनका शोषण होता जाता है, वो इन अमीर लोगों के नीचे काम करते करते और गरीब होते चले जाते हैं। तो ये काफ़ी निराश थे पूंजीवाद से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है अमीर और गरीब के बीच का ये जो अंतर है, जो भेद है, वो समाप्त होना चाहिए। विवेकानंद के हृदय में गरीबों और दलितों के प्रति काफ़ी संवेदना थी। उन्होंने समाज में इनको उचित स्थान आएगा, यहाँ पे उचित स्थान दिए जाने की जोरदार वकालत की। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो दलित है, जो नीचे जाति के लोग हैं, इनको भी समाज में जो है सम्मान स्थान मिलना चाहिए, इनको भी इज्जत मिलनी चाहिए, इनकी भी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, इनको हर जगह आने जाने की अनुमति होनी चाहिए। मेन मकसद इनके बात का यही था कि अमीर और गरीब में भेदभाव ना हो, ऊंची और नीची जाति के बीच में जो है भेदभाव ना हो। और जनसाधारण के उत्थान को इन्होंने अपने कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाया। मतलब जनसाधारण, जनता का उत्थान करना, जनता के भलाई के लिए कार्य करना। तो इनका ये शुरुआती लक्ष्य था, क्योंकि इन्होंने जो रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी उसमें भी समाज की भलाई इनका ही शीर्षक था, समाज की भलाई के लिए कार्य करना। और इन्होंने समाजवाद की
भावना, जो ये प्रेरणा थी, इसके माध्यम से भी जो है जनता का उत्थान ही किया। विवेकानंद जी ने कहा कि राष्ट्र का गौरव महलों में सुरक्षित नहीं रह सकता। महलों का अर्थ है अमीर वर्ग में सुरक्षित नहीं रह सकता। हमें झोंपड़ियों की दशा भी सुधारनी होगी, मतलब कि गरीबों की दशा सुधारनी होगी। गरीबों को उनके दीनहीन दशा से ऊंचा उठाना होगा, उनकी स्थिति को सुधारना होगा, उनके उत्थान की दिशा में कुछ काम करना होगा। यदि गरीबों और शूद्रों को दीनहीन ही रखा गया तो देश और समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकेगा। विवेकानंद जी ने समाजवाद के बारे में विचार प्रकट करते हुए कहा कि ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको हेडिंग जो इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखी हुई है, ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है अपने एग्ज़ाम में, कि मैं उस भगवान या फिर धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आंसू पोंछ सकता है, क्योंकि विधवा होती है जो उसके आंसू नहीं पोंछ सकता, और न ही अनाथों के मुंह में एक टुकड़ा रोटी का पहुंचा सकता है। मतलब कि जो गरीबों की सहायता नहीं कर सकता और विधवाओं के आंसुओं को नहीं रोक सकता, मैं उस भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं उस देश के धर्म की इज्जत या नहीं करता, उस धर्म को नहीं मानता। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरह भारत की निर्धनता, शिक्षा, अज्ञानता को एक कलंक माना। मतलब कि ये तीनों ही चीज़ें हैं जो एक देश को तरक्की नहीं करने देती। गरीबी, शिक्षा का अभाव और अज्ञानता, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता। उन्होंने विवेकानंद ने घोषणा की कि भूखे पेट रहने वाले व्यक्ति को धर्म की शिक्षा देना अर्थहीन है। मतलब कि एक भूखे पेट, मतलब कि जो आदमी भूखा है उसको कितना भी ज्ञान आप दे दो, उसके समझ में ज्ञान नहीं आएगा। वही बात है, जिसका पेट खाली उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, ना ही उसके दिमाग में वो ज्ञान जाएगा। सबसे पहले उस जो भूखे पेट वाले, उसको पेट को भरने की कोशिश कीजिए, उसको खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि उसकी गरीबी को दूर कीजिए ताकि वो अपना भरपेट खाना खा सके। अगर वो भरपेट खाना खाएगा तभी वह शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि अगर इंसान के पास 2 टाइम की रोटी का पैसा नहीं है तो वो शिक्षा में पैसा कभी नहीं लगा सकेगा, वो पढ़ने के लिए स्कूल कभी नहीं जा सकेगा। सबसे पहले जो उस भूखे पेट की भूख को शांत करना ज़रूरी है, उसके पैसे उसको मतलब कि इतना काबिल बनाना ज़रूरी है ताकि वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। अगर वो खाने पीने का इंतज़ाम अच्छे से हो जाएगा तभी वह शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। इनके कहने का अर्थ ये है कि खाली पेट को शिक्षा देना जो वो अर्थहीन है। जनसाधारण को ऊंचा उठाए बिना किसी भी प्रकार का राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। जो जनसाधारण जनता है, आम जनता है, जब तक इनका लेवल या इनका स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, राजनीतिक उत्थान मतलब कि एक देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि देश कभी अमीर लोगों से ही तरक्की नहीं करता। उस देश में रहने वाली आम जनता जब तक सुखी है, जब तक आम जनता तरक्की करे, तभी एक देश का विकास हो सकता है। सिर्फ कुछ लोगों से ही देश का विकास संभव नहीं है। जनसाधारण की अवहेलना करना एक बड़ा राष्ट्रीय पाप है, क्योंकि आम जनता के द्वारा ही जो है सारे काम होते हैं। आम जनता ही है जो इन भारतीय फिर किसी भी देश के, मान लो आप बड़े बड़े नेताओं को जो है इन जनता के सहारे ही ये खड़े होते हैं। अगर जनता इनको सपोर्ट देना बंद कर दे तो इन नेताओं की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आम साधारण जनता अमीरों के लिए काम करना बंद कर दे तो अमीर लोग जो है वो कभी भी अमीर नहीं हो सकेंगे। इसलिए इनका मानना है कि जनसाधारण जनता का काफ़ी योगदान होता है, मतलब सबसे ज़्यादा योगदान ही जनता का होता है। आम लोग जो होते हैं उनका ही योगदान है, क्योंकि आम लोग ये जो फैक्ट्रियों में, उद्योगों में काम करते हैं और उन व्यापार को चलाते हैं, यह हमारे राष्ट्र के पतन का कारण है। जनसाधारण की अवहेलना करना राष्ट्र के पतन का कारण है। अगर हमारे देश की जनता की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारे देश का पतन निश्चित है। विवेकानंद जी को श्रमिक वर्ग से भी काफ़ी सहानुभूति थी। श्रमिक वर्ग मतलब जो ये मज़दूर होते हैं, इनसे भी इनको काफ़ी सहानुभूति थी, क्योंकि मज़दूर पूरा दिन काम करके जो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर पाते हैं मुश्किल से, इसलिए इनकी दशा सुधारने की भी इन्होंने डिमांड की थी, इन्होंने कोशिश की थी कि इनको भी इनकी मजदूरी का जो है पैसा अच्छा मिलना चाहिए ताकि ये भी अपना विकास कर सकें। विवेकानंद जी को जनता की शक्ति में असीम विश्वास था, मतलब इनका मानना था कि जनता ही वह शक्ति जो एक देश के योगदान में अपने सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, देश की तरक्की में, देश के विकास में। उनका मानना था कि जब तक आम जनता में जागृति नहीं आएगी तब तक समाज में विषमता मतलब बुराई फैली रहेगी और धनी लोग आम जनता का शोषण करते रहेंगे। तो इनका मानना था समाजवाद के बारे में कि आम जनता के पास शक्ति होनी जरूरी है।
जब तक आम जनता को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, आम जनता में समानता नहीं आएगी, आम जनता में स्वतंत्रता नहीं आएगी, तब तक कोई भी समाज, कोई भी देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। वहाँ पर बुराई फैली ही रहेगी। और जो ये धनी लोग हैं, ये जब तक गरीब लोगों का या फिर आम लोगों का या जनसाधारण जनता का शोषण करते रहेंगे, वह देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि धनी लोग और धनी होते जाएंगे और गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने इस क्लास में आपको विवेकानंद के राजनीतिक विचार बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। हमने 6 पॉइंटों में इनके विचारों को पढ़ा। राष्ट्रवाद, देश के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के बारे में, प्रतिरोध मतलब विरोध के बारे में इनके क्या विचार थे। विरोध के बारे में इनका यही मानना था भी किसी भी चीज़ का विरोध करना आपको आना चाहिए। इसके लिए आपके पास आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, आपको निडर होना ज़रूरी है और आपको शक्ति आपके पास होनी ज़रूरी है। आदर्श राज्य मतलब अच्छे राज्य के विचार। अंतर्राष्ट्रीयवाद मतलब कि विवेकानंद जी सभी देशों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे, ये किसी भी देश को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। समाजवाद मतलब कि जिस समाज में हम रहते हैं, आम जनता रहती है, धनी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके बारे में इनके क्या विचार थे। तो ये सारा जो है कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जिनको भी ये टॉपिक क्लियर नहीं है, फिर जिनको ये टॉपिक नहीं आता, वो इस टॉपिक को इस क्लास के माध्यम से तैयार कर सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लिखने का एक पैटर्न होता है, चाहे आपका टेस्ट हो या फिर पेपर, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। आपको पॉइंट की हेडिंग अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और उस हेडिंग का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर अर्थ आपको पता है ना, तो अगर आगे का आपको बाई चांस याद नहीं रहता, तो आप अगर उस पॉइंट का अर्थ आपको पता है ना, तो आप उसके आधार पर जो उस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आप उस टॉपिक पर आपको क्लास प्रोवाइड करवा दूँगी। लेकिन इसके लिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं और क्लास बनाऊँ। अगर 1-2 बच्चे क्लास देख रहे हैं तो वही बात है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास देखेंगे, स्टूडेंट्स क्लास देखेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी हौसला होगा कि बच्चे मेरी क्लास का वेट करें, बच्चों को ये टॉपिक मुझे करवाना है, इतने बच्चों की डिमांड आई है, मुझे ये टॉपिक करवाना है, हौसला मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।